सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। देखिए अभी ये आज जो 3 जुलाई का प्राइमरी का पेपर हुआ है, ठीक है साथियों, इवनिंग वाले शिफ्ट में, तो उसमें हम लोग बात करने वाले सीडीपी को लेने वाले हैं। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के मैं प्राइमरी वाले क्वेश्चन पेपर को सीडीपी को सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक की वह प्रक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है। ठीक है, प्रयास पे हिंदी और इंग्लिश दोनों से मैच करके करना भाई, बहुत सही आंसर आप पकड़ पाओगे। प्रयास करने की बात करा ना, तो विकासोन्मुखी पर मानसिकता जो होती है, विकास की तरफ उन्मुख होती है, यानी ग्रोथ माइंडसेट। जब आप इंग्लिश इसका देखोगे ना, तो ग्रोथ माइंडसेट यही तो डायरेक्ट के मुताबिक यही था ना कि जब टीचर बच्चे की मेहनत की तारीफ करता है ना, तो उसका दिमाग एबिलिटी जो होता है ना, वो बच्चा सोचता है कि मेहनत से स्किल बढ़ सकती है, इससे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। लेकिन जब ये फिक्स माइंडसेट ऐसे होता है जैसे हम बोल दें कि तुम तो जीनियस हो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। जो घरेलू अस्थिरता से बेचारे जूझ रहे हैं, तो उनको क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रतिस्पर्धी नहीं करवाना है भाई। देखो मैंने नेगेटिव और टैग वर्ड पॉजिटिव बताया था, उससे आप इसको पकड़ सकते हैं। अनुशासन में नहीं रखना है यार, ठीक है। इस तरीके से अलगाव उलगाव की बातें नहीं करनी है, ठीक है। परामर्श, सहायक, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, देखो ध्यान से समझना है, इसका जो आंसर समझना, वो परामर्श, सहायक और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाओं की बात कर रहा है। मतलब ऐसे समझो काउंसलिंग कर रहा है, उसकी सपोर्टिव जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ये जो इस पर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्विसेज दे रहा है। तो घर में प्रॉब्लम की वजह से अगर बच्चे को बिहेवियर खराब है, तो उसे सज़ा से अलग करने से नुकसान होगा, उसे इमोशनल सपोर्ट की, काउंसलिंग की जरूरत है। तो डी के साथ निकल जाना, ठीक है, परामर्श। चलो नेक्स्ट। तीसरा कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसकी क्षमताओं का विकास। मैंने ये क्वेश्चन कराया था और मैंने बोला था ये आएगा। अभी भी जो पढ़ा हुआ है प्राइमरी वालों देख लेना, वो जिसमें मैंने बोले थे 25 नंबर आएंगे, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन बना हुआ है यार। देखो वह कौन सी रचना मूल्यांकन तकनीक, नहीं ये देखो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो भाई डी मारो ना इसमें, संरक्षण और वर्गीकरण। आपको पता है ना पियाजे की जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपको मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था बताई 7 से 11 वर्ष, इस चीज़ में बच्चा क्या समझ जाता है कि पानी गिलास बदलने से कम ज़्यादा नहीं होता है ना। तो मतलब यही तो कन्वर्जन कहते हैं इसी को ना। साथ में जब चीज़ों को ग्रुप करना या क्लासिफिकेशन करना भी सीख जाता है, ठीक है। तो यही जो फिलॉसफी है ना, यही सब आपका किस में जाता है, तो वो इसमें चला जाता है कि इसमें मूर्त संक्रियात्मक में संरक्षण और वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन सीख जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य उत्तर देने के लिए कहा जाता है, जिसकी उनकी त्वरित आकलन में जो है उनकी वृद्धि होती है। बताओ तो बताओ वो कौन सी ऐसी रचनात्मक मूल्यांकन विधि है? तो भाई इससे क्या है, निकास निकट, मतलब एग्जिट टिकट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिट। सारांश प्रेक्षण, समझो ध्यान से। एग्जिट टिकट या एग्जिट स्लिप क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक फेमस टेक्निक है। जब क्लास खत्म होने से 2 मिनट पहले टीचर एक छोटा सा सवाल पूछता है, इससे तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, वो कितना अंडरस्टैंड किए हैं सब। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कोर्स शुरू होने से पहले होता है, और जो समेटिव टेस्ट होता है उनकी वो खत्म होने पे होता है, ठीक है। तो समझ कहाँ गया, निकास निकट। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है। कौन से सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है, फटाफट से देखो। चलो, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है, तो क्या रहेगा भाई? इसका आंसर पता है आप लोगों को? बताओ, आप खुद से बताओ। देखो ये पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। किसको? देखो यहाँ केवल आया रॉन्ग है, ठीक है। विकलांगता के आधार पर छात्रों को अलग करना बिल्कुल गलत है। बच्चों पर ठप्पा लगा दे रहे यार, ये सब देखो ना, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। मैं जब पढ़ा रहा था आपको, तो आप बहुत सारे बच्चों ने, सर ये सीटेट नहीं है, ये टेट है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब इस समय जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सारी चीज़ें सेम बन रही है, ठीक है। सीडीपी में तो खास करके देख लो, आप ऊपर से देख के बता सकते हो क्या ये सीटेट का पेपर नहीं है? अगर आपको मैं बताऊँ ना कि ये टेट का पेपर है, सेम चीज़ें बन रही है मेरे भाई। तो अभी देख लो, अभी भी समय है, जा करके सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही है। ये तीनों को आप ऐसे हटा सकते थे। पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पे जोर देती है भाई। डायरेक्ट आप बता सकते हो, बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या कहता है कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, सिस्टम में है। जैसे व्हील चेयर वाला बच्चा देखो, जब व्हील चेयर वाला बच्चा क्या करता है, स्कूल नहीं आ पाता क्योंकि जो सीधी रैंप नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का फोकस रैंप बनाने पर है, ना कि बच्चे को बीमार बोलकर अलग करने पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो डी के साथ निकल जाओ, आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट 11 पे आ जाओ फटाफट से। अगर एक्सप्लेन नहीं करना होता तो बहुत फास्ट करवा देता मैं। एक ऐसी स्मृति, समझो ध्यान से, एक ऐसी स्मृति तकनीक, जो स्मृति तकनीक की बात कर रहा है, ठीक है, जो मानसिक, ऐसे क्वेश्चन को ये इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के करो भाई, बहुत बेस्ट होगा। मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करता है। इस नाम से क्या जाना जाता है? तो जो स्मृति सहायक होता है ना, ठीक है मेरे भाई, ये वही डिवाइस है, ठीक है। चलो इसमें देख लेना ज़्यादा, इसमें याद रखने के लिए नहीं, शॉर्ट ट्रिक, गाना, जो ये सब जो होता है मेंटल इमेज बनते हैं, जैसे कि बिबजौर, ये सब इंद्रधनुष के रंग याद रखना है ना, ये मॉडलिंग देखकर सीखना, इसके फोल्डिंग सपोर्ट देना, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्मृति सहायक है, ठीक है।
देखो भाई सीटेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग टेट दे चुके हो अभी सीटेट के लिए अगर उनको तैयारी करना नहीं क्लियर हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे से जुड़ते हो आप तो मैं 15 डेज़ का क्रैश कोर्स देके आपको निश्चित रूप से इस सीटेट क्वालिफाई कराने में आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में लैंगिक समावेशन, मैंने कहा था भाई जेंडर वाले से क्वेश्चन आएगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है, कौन बढ़ावा देता है भाई, तो समान अवसर दोनों उसको। जब जेंडर इंक्लूजन का मतलब होता है क्या, लड़के लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ने का मौका देना, समान अवसर बढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा अलग, ये सब चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है, ये सब देखो आप, ये सब मैंने बताया था, ये सब कहीं दिखता है तो हटा देना। विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या कहता है, बताओ भाई फटाफट से, क्या कहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। विकास जो होता है ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यही कहता है ना, विकास शरीर के केंद्र से, यहाँ इसके सेंटर से लेकर के बाहरी अंत तक होता है, ठीक है, यही तो है। अरे भाई प्रॉक्सिमोडिस्टल में प्रोक्सिमो मतलब होता है पास और डिस्टल मतलब होता है दूर, मतलब विकास शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है ना। जैसे बच्चा पहले जो है क्या करता है, तो कंधा हिलाता है, फिर हाथ, फिर उंगलियां, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बताओ अभी किस पे नकार, तो जो शुरुआती स्कूल शिक्षा पे आत्मसम्मान पे प्रभाव पड़ सकता है। क्यों, सेल्फ इस पे कैसे हो सकता है, छोटे बच्चों में मैं उससे अच्छा हूँ, बुरा हूँ वाली तुलना करने से उनका जो कॉन्फिडेंस और जो उनका आत्मसम्मान है ना वो गिर जाता है। इस उम्र में रिफ्लेक्स एक्शन नेचुरल होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग अभी डेवलप हो रही होती है और ऐसे कॉम्पिटिटिव लर्निंग का नेगेटिव असर भी सेल्फ आत्मसम्मान पे पड़ता है, ठीक है। तो चलो आओ डी के साथ निकलो इसके। मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक के बच्चों को व्यवहार में संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या शैक्षिक स्थिति को संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित करती है, ठीक है, बताओ अभी इसमें क्या होगा। तो ये सब किस में जाएंगे, तो उप ज्ञानात्मक रिकॉर्ड है ना, इसको कैसे करोगे, इसको देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो इसमें होता क्या है, ठीक है, जब हम एनॉक डेटा रिकॉर्ड देखते हैं ना तो टीचर का लिखा हुआ छोटा सा नोट होता है जिसमें किसी एक खास घटना की तारीख दी होती है, ठीक है, घटना की तारीख, समय का, उसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आज राहुल ने बिना कहे दोस्त की मदद की, ठीक है, तो इससे दोस्ती का एक नक्शा बनता है। केस स्टडी लंबी रिसर्च होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसमें आ जाना ठीक है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड में। चलो नेक्स्ट कह रहा है समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए भाई, तो आपको पता है TLM कैसी होनी चाहिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप होनी, इस पर कोई डिस्कस नहीं करना। चलो आओ भाई, इंग्लिश लेकर के चलना, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इंग्लिश से बन जाएंगे उसकी लैंग्वेज से। चलो आओ नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, 11 हो गया, 12 पे आता है। 12 कह रहा है कि सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में जो है वरिष्ठ शिक्षार्थी की कनिष्ठ शिक्षार्थी की शैक्षिक सहायता मार्गदर्शन प्रदान करता है, बताओ इसमें फटाफट से क्या होगा आपके हिसाब से। तो इसमें देखो सबसे पहले तो विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, समझो कैसे, ये जो क्रॉस एज जो ट्यूटरिंग होता है ना, क्रॉस एज ट्यूटरिंग जो होता है ना विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों की, इसमें बड़े क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, सेम एज ट्यूटरिंग में सेम क्लास के बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। रेसिप्रोकल ट्यूटरिंग में दोनों को बारी बारी से टीचर बनाते हैं, तो ये सब क्लास वाइड पूरी क्लास इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी के साथ निकल जाना, ठीक है, कहाँ गया 12 वाला, डी के साथ निकल जाना। 13 पे आते हैं। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक क्या करता है, बताओ। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, ठीक है, जो फीडबैक रिसीव करता है ना लर्नर से, वही होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों 2 वे से होनी चाहिए ना, टीचर अगर सिर्फ बोलता रहे, डिस्कशन कंट्रोल करे या सवाल से बच्चे को कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक लेने से पता चलता है ना कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी के साथ निकल जाना, प्रतिक्रिया प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कार्य सीखने में पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है, सीखने के पर्यावरणीय प्रभाव को कौन दर्शाता है, तो देखो भाई इसमें बताओ कौन सा होगा, कौन सा कारक दिखाता है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से समझो, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कक्षा और घर की जो स्थितियाँ होती है ना, वो कारक सीखने में पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। भाई इन्वायरमेंटल मतलब बाहर का माहौल है ना, मैचुरेशन, रिफ्लेक्स बिहेवियर जो भी आती है ना, जेनेटिक, वो यही तो चीज़ें हैं, ये सब बायोलॉजिकल इंटरनल फैक्टर्स तो होते हैं। घर और क्लास का माहौल, टीचर के बिहेवियर है ना, ये सारी चीज़ें आप समझो इन्वायरमेंट के हिसाब से और लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो आ जाओ इस पे आ जाओ, घर और इस शिक्षा की स्थितियाँ। चलो शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो भाई देखना, अनुभव के बिना कहाँ गया,
हाँ, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये ऐसा कीवर्ड है ना भाई, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये तो आपको डायरेक्ट परिभाषा मिलेगा ना, सीखने की परिभाषा में आपको कहीं भी दिख जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना कि लर्निंग की सबसे एक्सपेक्टेड जो डेफिनेशन है वही है कि एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस के कारण जो बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी कैसा परिवर्तन, परमानेंट चेंज। बस ये तो ये यार एकदम डेफिनेशन पे ही उठा रखा है, बी को उठाना। चलो हो जाएगा यही आंसर आपका, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलो ये वाला मेरे को लग रहा है कि अभी नेक्स्ट वाले शिफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई ऐसा, सीखने में तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अभ्यास को रोकता है भाई, नेगेटिव है। बुद्धि को कम करता नहीं भाई, ये प्रगति में देरी करता नहीं भाई, बच्चों को प्रभावी अधिकरण के लिए तैयार करता है, ऐसे समझो ना भाई। सीटेट की मैंने बोला ना आपको कि जब मैं करवा रहा था पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे उसमें अच्छे पॉजिटिव भी कमेंट आए, नेगेटिव भी कमेंट आए, तो जिन्होंने भी वो देख के गए होंगे ना, उनकी बहुत हेल्प होने वाली। उसमें मैंने ऐसा तरीका बताया था आपको, खाली मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था, प्रश्नों को कैसे आपको ऑब्जर्व करके और विदाउट रीडिंग क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन पढ़े आप ऑप्शन से निकाल सकते थे। चलो जिन्होंने भी देखा होगा ना, मैक्सिमम 16 तक क्वेश्चन में बना लिए होंगे। फैक्चुअल बहुत 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल आए इसमें अभी तो। जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है, उससे संभवतः यह होता है, क्या होता है भाई, वो विकास उन्मुखी मानसिकता वाला बच्चा है, ग्रोथ माइंडसेट लेकर के चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओ, 18 पे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अभी भी बता रहा हूँ, जो लोग अगले पेपर में जा रहे हो कल के लिए भाई, मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों को आप जो एक साथ लेकर के चलना, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो हिंदी में आपको नहीं सुने, इंग्लिश में बन जाएंगे। एक शिक्षक, कीवर्ड से बहुत सारे बन रहे हैं, कीवर्ड से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। एक शिक्षक सिद्धार्थियों की उनकी सीखने की आवश्यकता के आधार पर छोटे शब्द, देखो सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटना भाई, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, जो इसमें टेट में उठा के डाला हुआ है, जिसको कहते हैं क्या, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित शिक्षण, यही तो है। छेद करे अभ्यास करे, ये सब क्या टिक लगा भाई, कुछ नहीं है, ये सब छेद करने की कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विभेदित शिक्षण। कैसा शिक्षण है ये, जब ग्रुप बना के बच्चों को बात करता है तो ये विभेदित शिक्षण में चला जाता है, ठीक है। इसमें ही तो होता है कि जब टीचर बच्चों की लर्निंग नीड के हिसाब से, उसकी लेवल इंटरेस्टनेस के हिसाब से अलग अलग काम देता है, उसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, विभेदित शिक्षण, है ना। ड्रिल करने, प्रैक्टिस करने में एक ही चीज़ बार बार करते हैं, इससे इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है ना, स्वतंत्र रूप से बच्चा का अकेला काम करता है। चलो आ जाओ, विभेदित शिक्षण मारो इसका। प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक जो परामर्श दिया जाता है वो किस में सहायक होता है, तो प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है। तो मेरे भाई चिंता और अलगाव, किसमें, चिंता और अलगाव, जो एंजाइटी और विड्रॉल होता है ना, इमोशनल काउंसलिंग के में क्या होता है काम, बच्चों के डर, चिंता, अकेलापन, जो इमोशनल प्रॉब्लम का काम होता है, वो सारी चीज़ें। तो आ जाओ इसमें चले जाना आप, किसमें, चिंता और अलगाव के साथ। पुनर्बनन सूचियाँ प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं भाई, बताओ फटाफट से। प्रतिक्रिया की दर को, किसको, प्रतिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है ना, रेट ऑफ रिस्पॉन्स। स्किनर का जो रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत था ना, वो बताता है कि इनाम कब कब देने से बच्चा कितनी तेज़ी से और कितनी बार रिस्पॉन्स देगा। जैसे फिक्स रेशियो में बच्चा बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें। चलो 21 पे आओ, क्या कह रहा है, 21 मेरे भाई कि एक मार्गदर्शन परामर्श छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधारने के प्रभावी अध्ययन तकनीक सिखाता है। ये एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण में भाई, बताओ फटाफट से। तो यह एक उदाहरण किसका होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन का। किसका, शैक्षिक मार्गदर्शन। जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है ना, वो 3 तरह की होती है, आपको पता है। एजुकेशनल मतलब पढ़ाई, सब्जेक्ट स्टडी स्किल्स से रिलेटेड। ये वोकेशनल भी होता है जिसमें कैरियर, नौकरी से रिलेटेड होता है। और पर्सनल होता है जिसमें पर्सनल जो समस्याएं होती हैं ना, तो यहाँ पे जो स्टडी टेक्निक सिखाई जा रही है ना, तो वो एजुकेशनल शैक्षिक मार्गदर्शन में जाएगा। चलो नेक्स्ट, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वो इसका किसका विकास करता है, समझो ध्यान से, किसका विकास करेगा। देखो इसमें ना उच्च स्तरीय सोच की, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ब्लूम की जो आप थ्योरी पढ़ोगे ना, तो उसमें उसके हिसाब से क्या था, तर्क समझना। उसके हिसाब से यही था ना, तर्क समझना, एनालिसिस करना, इवेल्युएशन करना, है ना, क्रिएशन करना, ये सब हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत उसने डाला था। चलो भाई नेक्स्ट है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र क्या दर्शाता है। अभी देखो मैंने सॉल्व कराया था, मैंने बोला था कि भाई देख लेना, वक्र वाले से क्वेश्चन आएंगे और रिपीट होते हैं। पेपर एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या करता है, लगातार प्रगति, कॉन्स्टेंस जो आपका प्रोग्रेस होता है उसको दर्शा, लगातार वृद्धि, ऊपर की तरफ बढ़ा, लगातार वृद्धि, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो दोनों पेपर में आ जाओ, इसलिए आप लोग जरूर देख के जाना। नेक्स्ट, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छे कैसे संभाला जा सकता है, बताओ कैसे संभाला जाएगा। शांत मार्गदर्शन से और चर्चा करके।
समझ में आ रहा है। उन्हें कक्षा से बाहर भेजते नहीं, कठोर सजा देकर उन्हें अनदेखा कर। भाई सीटेड बेस पे बना दिया क्वेश्चन। अब आप बताओ, जो लोग उस पर नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जिन्होंने भी मेरी बात को सीरियसली लिया था, उनका सीटेड का उनका जो यूपी टेट का पेपर कैसा गया सीडीपी, कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। चलो भाई देख लो, बिना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मार सकते हो, बी के साथ निकल जाओ, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। 25 पे आ जाओ। कह रहा है माइक्रो टीचिंग, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे क्या कर सकते हैं, आपको पता है, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। सबसे बेस्ट तथ्यों को याद करना गलत है, प्रयोग से बचना ही नहीं, प्रयोगशाला में केवल सिंचाई। देखो ना, ये सब निगेटिव से पकड़े आ रहा है। मेरे पॉजिटिव निगेटिव वाले को जिसने भी वीडियो अभी नहीं देखा, एक बार जाके ठंडे दिमाग से देख लेना मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 26 पे आ जाओ। एक वीडियो से आपका काम हो जा रहा है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है, बताओ फटाफट से। तो पुनः योजना बनाना, रीप्लान करना। क्या होता है उसके बाद? पुनः योजना बनाना। भाई आपको पता है माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इस बार भी रिपीट हो, तो याद रख लो। इसका जो पहले प्लान क्या होता है, तो इसका साइकिल होता है ना, प्लान, उसके बाद टीच, उसके बाद फीडबैक, क्या होता है, फीडबैक, उसके बाद रीप्लान, उसके बाद रीप्लान, उसके बाद रीटीच, ठीक है, फिर रीफीडबैक। फिर समझ में आ रहा है ना? ऐसे फीडबैक मिलने के बाद टीचर अपनी गलतियों को देखकर लेसन को दोबारा प्लान करता है। चलो मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः योजना बनाना। चलो पावलोव पे आओ, 27 पे आओ। क्या कह रहा है भाई पावलोव, फटाफट से देखो। पावलोव को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, डायरेक्ट मेरे उस थ्योरी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था 25 नंबर यहाँ से बनेंगे। अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपक स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है, तो बताओ फटाफट से किस प्रकार की करेगा। तो अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया, समझ में आ रहा है कैसे, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कैसे कहता है। पावलोव का जो कुत्ता था, आपको पता है ना, पावलोव का जो कुत्ता था, उसके एक्सपेरिमेंट का जो खाना था ना, वो खाना उसके लिए क्या था, वो अनकंडीशनल था, ठीक है, वो अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया था, यूसीएस, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। तो उससे मुंह में पानी आना, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, समझ में आ रहा है। उसको देख करके उसकी जो अनकंडीशनल स्टिमुलस को, यूसीएस को देख करके जो उसके मुंह में पानी आ रहा था, यूसीआर, ठीक है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ये नेचुरल है, सीखा हुआ नहीं है। कंडीशनिंग के बाद जो है घंटी, ये सब जो होता है ना, ये सब मुंह में पानी आना, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्स बन जाता है। तो ये किस में जाएगा, तो आपका किस में जाएगा भाई ये, तो ये अप्रतिबंधित में जाएगा, ठीक है, प्रतिक्रिया में। चलो नेक्स्ट 28 पे आ जाओ फटाफट से भाई, समय ज़्यादा लग गया। मैं 10 मिनट में कराने की कोशिश थी, लेकिन एक्सप्लेन की वजह से, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं आंसर 7-8 मिनट में ख़त्म करके जाता। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाने से एक बच्चा बात करना बंद हो जाता है, क्या दर्शाता है भाई ये, व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड है। देखो साथियों का जो मजाक जो होता है ना, वो पनिशमेंट है, एक प्रकार का पनिशमेंट ही तो है। उस वजह से बच्चे ने बोलना ही बंद कर दिया, उसका बिहेवियर जो था ना वो चेंज हो गया। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि निगेटिव एक्सपीरियंस से बिहेवियर ही कम हो रहा है, ठीक है, मतलब ट्रायल और एरर भी यहाँ काम नहीं करना है। इनसाइड लर्निंग का केस नहीं हुआ ये, तो ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। प्रयास त्रुटि बिल्कुल नहीं आता, इसलिए सकारात्मक कुछ नहीं भाई, ये चौथे में चला जाना। व्यवहार का प्रबंधन करने वाला दंड दे रहे हो एक प्रकार से। 29 एक शिक्षा द्वारा श्रवणवादी बच्चे के साथ साथियों के द्वारा सूक्ष्म देखा करना समाज सिद्धांत का उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है, बताओ फटाफट से। तो ये भागीदारी और गरिमा का करता है, किसका, भागीदारी और गरिमा का, ठीक है। समझो आप ध्यान से कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है ना, कि हर बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसका इक्वल पार्टिसिपेशन करना, चाहे वो किसी भी प्रकार सा जो दिव्यांग है उसको जो है इक्वल पार्टिसिपेशन देना। अगर टीचर मतलब कोई भी वायलिंग इग्नोर करता है ना, तो वो बच्चे की इज्जत और क्लास में हिस्सा लेने के हक का वायलेशन है। समझ में आ रहा है। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी यही तो सिलेबस से रिलेटेड है, समानता, इक्विटी, रिसोर्स, यही सब तो है, पहुंच करना, एक्सेस करना, तो ये सारी चीज़ें आप समझो। भागीदारी गरिमा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के मूल संक्रियण चरण में एक ही समय में किसी स्थायी स्थिति की पहलुओं पर विचार करने की क्षमता, ठीक है, क्या है भाई। मैंने बोला देखो पियाजे तो सीटेट के लिए भी बेस्ट है, तो अगर आप सीटेट के लिए जुड़ना चाहते हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो जुड़ जाओ मेरे भाई। 15 डेज का क्रैश कोर्स देने वाला हूँ, उससे आपका सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम मैंने खुद उससे इसे किया। चलो तो क्या हो जाएगा भाई, लास्ट वाले का आंसर तो विकेंद्रीकरण क्या हो जाएगा मेरे भाई। क्यों, एक ही समय में किसी अस्थायी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करना, यही तो विकेंद्रीकरण है, ठीक है। देखो डिसेंटरिंग क्या होता है, जब पियाजे की जो आपने 7 से 11 पढ़ा था ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, एक टाइम पर कई चीज़ें पर वो ध्यान देना। जैसे बच्चा समझ जाता है कि गिलास लंबा पतला है तो पानी कम नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, तो यही होता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, चलो
ये आपके मैंने CDP के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दी। अभी आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और नेक्स्ट भी चाहते हो प्राइमरी वाला और भी क्वेश्चन तो अभी रात में अपडेट कर दूँगा मैं। फटाफट से एक बार स्पीड बना के देखना है, बहुत लंबा नहीं है। चलो, धन्यवाद।